बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो क्लास 9th का साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों, तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपका कंप्लीट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम 3 वीडियो में, एक में पूरा फिजिक्स, एक में बायो, एक में पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करवाएंगे आपको। और मोस्टली इन तीनों वीडियोस से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है आपका गति, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में मेनली क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम देखें, भौतिक अवस्था 2 तरीके की हो सकती है, या तो आप विराम में हो या गति में हो। और अगर विराम अवस्था क्या होती है, जहाँ पर आपकी कोई स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर गति अवस्था में अगर लगातार अगर आपका बदलाव हो रहा हो गति अवस्था में, तो 4-5 तरह की गति होती है। जैसे एक समान गति, जब समान दूरी में समान दूरी तय करो, आप समान समय में समान दूरी तय करो। जैसे पहले 2 मिनट में आपने 10 मीटर दूरी तय की, फिर 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में भी आपने 10 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 2 मिनट में भी 10 मीटर। तो हर समय जो है 2-2 मिनट में आपने 10-10 मीटर दूरी तय की, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की, तो वो कहलाती है एक समान गति। फिर उसके बाद असमान गति, कि समान दूरी में आप असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी। जैसे 2-2 मिनट का ही आप ले रहे हो मेजरमेंट, बट कभी आप 10 मीटर चल रहे हो, कभी 5 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 15 मीटर, तो वो असमान गति हो जाती है। फिर है रेखीय गति, कि जब आप एक सीधे पथ पे चल रहे हो तो उसको हम कहते हैं रेखीय गति। और वृत्तीय गति, जब आप एक वृत्ताकार पथ पर, जब आप एक सीधी लाइन में इस तरह से चल रहे हो तो ये होता है रेखीय गति। और जब आप एक गोलाकार पथ पर चल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड वृत्तीय गति। इसके अलावा होता है एक दोलन गति, जिसमें क्या कहते हैं, आगे पीछे की गति है, जिसे हम वाइब्रेशन भी हिंदी में कहते हैं ना, कि मीन पोजीशन ये रहता है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ एक बॉल है तो ये इधर, और फिर ये इधर, फिर यहाँ से यहाँ, ये गति ऐसी चलती रहती है। इसको हम कहते हैं दोलन गति, या आवर्ती गति भी कहा जाता है। फिर अगर हम देखें, असमान दूरी जब तय होती है तो 2 तरीके से हो सकता है। या तो समय के साथ आपकी जो गति है वो बढ़े, तो वो कहलाता है त्वरण गति। और अगर समय के साथ आपकी जो गति है वो कम हो, तो उसे हम कहते हैं मंदन गति। तो मंदन हो, समय के साथ गति का घटना, समय के साथ गति का बढ़ना, कहलाता है त्वरण गति। फिर रेखीय पथ पे अगर हम देखें तो 2 तरह की आपकी दूरी होती। एक है कि अगर आप एक रेखीय पथ पे इस तरह से सीधे सीधे ही चल रहे हैं, लेकिन ये एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो उसमें 2 चीज़ें आती है। एक होता है दूरी और एक विस्थापन। जैसे मान लो आपने यहाँ से शुरू किया और ये फाइनल पॉइंट आपका बी है, ये यहाँ से यहाँ तक गए आप, ये मान लो 10 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, ये 10 मीटर है, और ये है 5 मीटर, कुछ इस तरीके से, या ये भी 10 मीटर मान लो। तो अब दूरी क्या होता है, कुल जो हम जितना हम कुल पाथ हमने जो वास्तविक पथ जितना हम चले हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 चले, फिर 10 चले और 10 चले, तो दूरी यहाँ इस केस में कितना हो जाएगा, 30 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर मान लो, तो 30 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, तो ए और बीच के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये कितना है, 10 ही है ना, तो 10 मीटर हो जाएगी न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन और दूरी में ये अंतर होता है कि विस्थापन न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच में, और दूरी जो है वो वास्तविक पथ है। उसके बाद दूरी के साथ एक और आता है आपका चाल। चाल होता है तय की गई कुल दूरी और अपॉन में लिया गया समय, और इसका मात्रक होता है मीटर बाय सेकेंड। अच्छा, दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है, चाल भी एक अदिश राशि होती है, सिर्फ मापने के लिए होता है। और विस्थापन होता है वेग। अच्छा, इसमें जो आपका तय की गई विस्थापन और लिया गया समय, ये कहलाता है वेग या वेलोसिटी इंग्लिश में, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये सदिश राशि होती है। फिर अगर हम त्वरण की बात करें, तो त्वरण में होता है समान त्वरण गति और असमान त्वरण गति, कि आप एक्सेलरेटर समान तरीके से बढ़ा रहे हो तो वो कहलाता है समान त्वरण, और असमान त्वरण से तो असमान त्वरण। इसी तरीके से मंदन भी, आप धीरे धीरे आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो वो समान मंदन गति होती है। और समय अंतराल के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से, जैसे पहले 5 सेकंड में बहुत कम हो गई, फिर धीरे धीरे कम हुई, तो उस तरीके से आपका वो मंदन गति कहलाती है, असमान मंदित गति। तो ये एक ओवरऑल था आपका इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहला जैसे है गति के समीकरण। तो 3 समीकरण होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पहला है v = u + at, जिसमें v जो है वो होता है अंतिम वेग, u होता है आरंभिक वेग, a होता है त्वरण, t लिया गया समय, और s जो है वो दूरी।
ये फॉर्मूला होता है जब आपको दूरी निकालनी हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अच्छा, हाफ ए टी स्क्वायर है ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है तब जब आपको समय ना दिया हो, बस प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया हो और त्वरण दिया हो, तो आप दूरी निकाल सकते हो। इस केस में समय के साथ यहाँ पे आपको समय और दूरी ना दी हो तो आप इससे अंतिम वेग आसानी से निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आप टोटल निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो विराम अवस्था की जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो। गति अवस्था जब एक बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव होते रहे तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। अलग अलग तरह की गति अवस्थाएं, वृत्तीय गति, रेखीय गति और कंपन गति जिसे हम कहते हैं, और इनका पथ जो है वो इस प्रकार दिया हुआ है। वृत्तीय गति में गोलाकार पथ में, रेखीय गति में रेखीय पथ और कंपन गति में दोलन पथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है भौतिक राशियाँ, तो वह राशियाँ जिन्हें मापी जा सकती हैं वह कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। और मूल भौतिक राशियाँ जिनसे बाकी सारी भौतिक राशियाँ बनाई जा सकती हैं, वो तो टोटल जो मूल भौतिक राशियाँ हैं उनकी संख्या होती है 7। तो भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं, पहले उसका परिणाम और उसकी इकाई। तो ये टोटल 7 जो है वो भौतिक राशि है, जिसमें लंबाई जो है उसका इकाई होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। यही 7 जो है वो भौतिक राशियाँ होती है। बाकी सभी राशियाँ जो हैं वो इन्हीं से मिलकर बनाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद भौतिक राशियों को 2 वर्गों में रखा जाता है, अदिश और सदिश। अदिश राशि जिसका केवल परिमाण हो और दिशा ना हो तो वो हम कहलाती है अदिश राशि। दिशा पे उसका कोई निर्भर नहीं करते, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सारे क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि होता है इन भौतिक इकाइयों का परिमाण और दिशा दोनों होता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण इत्यादि। इन सब को हम सदिश राशि कहते हैं। दूरी और विस्थापन अभी आप समझ ही गए, जैसे ए से आप चले तो यहाँ 3 मीटर, ये 4 मीटर, और तो यहाँ पर आपको कुल दूरी जो है वो कितना हो गया, 3 और 4 7। ये और विस्थापन अगर आप देखोगे तो न्यूनतम दूरी वो कितना हो गया, 5। तो वास्तविक पथ जो है उसे हम कहते हैं दूरी, और न्यूनतम पथ है वो कहलाता है विस्थापन। अच्छा, विस्थापन और दूरी कब बराबर हो जाएगा, जैसे मान लो ए से आप बी तक जा रहे हो और सिर्फ आप यहाँ से एक सीधी दिशा में गए हो, 10 मीटर आप चले हो, तो इस केस में जब आप एक सीधी रेखा में गति कर रहे होगे तब विस्थापन और दूरी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी नहीं होगी, हमेशा दूरी से कम ही होगी या बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी, जब वो सीधी एक ही दिशा में गति कर रहा हो कोई। फिर है विस्थापन का अंकीय मान 0 हो सकता है। बिल्कुल, अंकीय मान 0 का मतलब जैसे मान लो यहाँ से ए से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, तो इस केस में जैसे 10 10 10 और 10, तो अब अंतिम बिंदु भी यही है और प्रारंभिक बिंदु भी यही है, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। लेकिन इस केस में दूरी कितना हो गया, 10 10 20 10 30 10 40। तो इस तरह से विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अच्छा, दूरी और विस्थापन दोनों को एस से ही निरूपित करते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर ये दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर काफ़ी बार आ जाता है, जल्दी जल्दी देख लो। तो वास्तविक पथ जो है उसको और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच उसको हम दूरी कहते हैं, और ये न्यूनतम दूरी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये धनात्मक होती है, 0 कभी नहीं हो सकती। ये धनात्मक हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, और इसका मान दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम ही होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप देख सकते हो, नोट कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जब आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और अंतिम ए और बी दिया हुआ है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 10 और 10 20, और जो एक्चुअल पथ या एक्चुअल जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, तो ये आप इसका पाई आर निकाल दोगे तो 31.4। फिर है एक समान गति और असमान गति। अच्छा, इस चैप्टर से आपका ग्राफ ज़रूर आएगा, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए या आपका डायरेक्ट 1 नंबर के ग्राफ में आ जाए, 4-5 क्वेश्चंस जिसमें रहते हैं।
तो एक समान गति का ग्राफ क्या होता है, जब समय के समान समय में समान दूरी तय की गई, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का सीधा ग्राफ, और ये आपका दूरी रहता है y अक्ष पे और समय रहता है x अक्ष पे, और इस तरह का ग्राफ जब आता है तो ये है एक समान गति का ग्राफ। और जैसे घड़ी के सुई की गति, फिर वेग और समय की अगर हम बात करें तो एक समान गति जब होती है तो उस केस में वेग और समय का जब ग्राफ होता है तो वेग क्या है, एक समान गति मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो ये हो जाता है आपका एक समान गति का। और इस केस में अगर जीरो त्वरण है, इस केस में त्वरण जो है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो, तो जीरो त्वरण का ग्राफ यही होता है। फिर असमान गति तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपका s और ये t, और समय के साथ जो है वो अलग अलग समय अंतराल में, तो ग्राफ ये वाला आता है। फिर है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन अभी चलो आगे आएगा फिर उसको समझाएंगे। फिर है असमान गति के दो प्रारूप हो सकते हैं, त्वरित गति की जब समय के साथ बढ़ रही हो, और मंदन गति जब समय के साथ स्पीड जो है वो घट रही हो, ये होता है मंदन गति, और ये ग्राफ होता है त्वरित गति का। ये आएगा एग्जाम में ग्राफ ज़रूर, ये ध्यान रखना। फिर है चाल, तो चाल हमने क्या कहा, गति के दर की मापन को चाल कहते हैं, लिया गया समय और तय की गई दूरी अपन लिया गया समय, तो v = s/t। ये अदिश राशि है तो केवल मान होता है, इकाई याद रखनी है आपको, SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन जब चाल अधिक हो, दूरी अधिक हो, तब हम किलोमीटर प्रति घंटा से भी उसको दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, फॉर्मूला यही सेम रहता है जैसे। अच्छा उसके बाद ये ध्यान रखना, बहुत बार आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के हिसाब से आंसर निकालना होता है, तो आप उसको ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप चाल को मीटर प्रति सेकंड से बदलना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में लाना हो तो 18/5 से आप गुना करोगे। जैसे आपका है मान लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड इसको करना है, तो कैसे हो जाएगा 72, और किलोमीटर प्रति घंटा की जगह आप लगा दो 5/18, तो ये हो गया आपका 18 चौके 72, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो इसी को उल्टा हम करते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में करना हो तो यहाँ 20, और हमको क्या करना है 18/5 से, तो 18/5 से किया तो ये 4, तो ये कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएगा आपका। फिर वेग क्या है, एक सदिश राशि है जिसका परिमाप उसकी मापन और दिशा दोनों पर निर्भर करती है, और वेग को हम v से निरूपित करते हैं। और एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना कुल विस्थापन और कुल समय, और जो औसत वेग है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का एवरेज होता है, मतलब अंतिम प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और मात्रक इसका जो है वो होता है मीटर पर सेकंड। ये सदिश राशि है, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि पहले 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे घंटे में, और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी की, तो औसत चाल क्या होगी, तो कुल दूरी कितनी तय की है 20 + 40 + 30, और कुल समय 3, तो औसत चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है त्वरण। त्वरण क्या होता है, असमान गति की स्थिति में कि जब लगातार वेग बढ़ रहा हो तो हम कहते हैं त्वरण। त्वरण को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन बटे में समय, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम वेग होता है आपका v, प्रारंभिक वेग होता है u, v - u/t, तो ये हो जाता है आपका a। और इसी से जो पहला इक्वेशन हमारा आता है at = v - u, और v = u + at, जो हमारा गति का पहला समीकरण आता है वो यहीं से आता है। तो त्वरण होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अगर अंतिम वेग कम है, अंतिम वेग अधिक है और प्रारंभिक वेग कम है, तो इसकी अगर ये अधिक है ये कम है तो पॉजिटिव आएगा, तब वो त्वरण हमारा धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव या ऋणात्मक, तब वो कहलाता है मंदन। ठीक है, जैसे मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो 10 - 20 क्या हो जाएगा -10। तो उस केस में जो मंदन होता है, और जब पॉजिटिव आंसर आए तो होता है आपका त्वरण। जैसे अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो कहलाता है त्वरण, और जब आप स्पीड कम कर रहे हो, जैसे आपकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है और आपने ब्रेक लगाया वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई है, तो अब आपकी स्पीड कम हो गई, आरंभिक 20 थी और जो
अंतिम वेग है वो कम है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है आपका मंदन, और मंदन हमेशा नेगेटिव भी होता है। अच्छा, दोनों की यूनिट समान होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी भी होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन आ जाता है कि चाहे मंदन और त्वरण दोनों की जो इकाई है ऐसा यूनिट है वो समान होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप ms-2 भी लिख सकते हो, और दोनों को ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से ही दर्शाया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आपका मान होता है। ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो वेग को बढ़ाता है 5 सेकंड में। तो त्वरण निकालना होगा, तो अंतिम है 60 - 40/5 तो हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 5 सेकेंड है। तो आपको इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर दोगे। तो 60 को भी 5/18 से करोगे तो 16.16, 40 को करोगे तो भी आपका 11.11 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में। अब आप निकाल सकते हो v - u/t, तो 16.66 - 11.11 अपन 5, तो 5.55, तो 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाते हैं ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, और इसका ग्राफ भी आ जाता है एक समान गति का। ये तो हो गया आपका एक समान गति का। फिर ये जो दूरी है st ग्राफ, ये असमान गति का, और ये भी आपका असमान गति का है। लेकिन कब, जब आप वक्र की ढाल लगातार घट रही है तो ऐसी गति कहलाती है मंदित गति, और इस केस में जो है वो है आपकी त्वरित गति। विश्राम अवस्था के लिए क्या है, विश्राम अवस्था के लिए बहुत बार विश्राम अवस्था का ग्राफ आपसे पूछ लेता है। तो s और t के बीच में अगर समय के साथ साथ इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, विश्राम अवस्था की गति, और इस केस में v की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। फिर है आपका वस्तु द्वारा, अगर हम देखें ये है आपका वेग और समय के बीच का ग्राफ। तो ये जो त्वरण है इस केस में जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक समान गति में जो त्वरण है वो कितना हो जाता है, 0, यह भी हमने किया ही था। फिर असमान गति में जो है वो त्वरण इस तरीके का होता है, अगर समय के साथ स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव, ये वेग है, वर्ग नहीं है, वेग और समय के बीच का ये ग्राफ है। अब ये है आपका असमान त्वरण, कि समान समय अंतराल जो है उसमें असमान गति तय होती है, तो उस केस में ये असमान त्वरण का ग्राफ है। ये आपको ग्राफ सब याद कर लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये है आपका एक समान मंदन गति और असमान मंदन गति का ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। तो मंदन के, जब मंदन या त्वरण होगा तो v/t के बीच में होगा, मतलब वेग और समय के बीच में, और जब हम चाल का या वेग का निकालेंगे तो s/t के बीच में होगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये कुछ ग्राफ थे, यहाँ से ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का ये ग्राफ आपको 100% आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि किसका वेग ज़्यादा है, दोनों में से किसका वेग ज़्यादा है, वेलोसिटी A या वेलोसिटी B, दोनों में से किसका वेग ज़्यादा है। अब आप अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना जिसका ढाल अधिक है, जैसे इसका ढाल जो है वो अधिक है, इसका ढाल कम है, तो जिसका ढाल अधिक होगा, या इसका देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें वेग निकालना है। वेग क्या होता है, समय अपॉन, अब आपको पता है ये t के बीच में ग्राफ है। एक समान समय में अगर आप देखो, समान समय, इस समय में अगर आप देखो, इस समय में किसका वेग अधिक होगा, समान समय में हम देख रहे हैं, इस यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका वेग इतना है, इसका वेग इतना है, तो A का वेग ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ A ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ B से। तो जिसका जो इस तरफ रहेगा उसका वेग अधिक होगा, जो x की तरफ रहेगा उसका वेग कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आएगा आपका A B M N इस तरीके से दे देगा, तो आप ध्यान रखना जो y एक्सिस की तरफ होगा उसका मान जो है वो ज़्यादा होगा। फिर गति के समीकरण में प्रथम समीकरण ये अभी हमने पढ़ ही लिया, v = u + at, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। और इस तरीके से ये प्रथम गति समीकरण का ग्राफ है। ग्राफ में आपको इतना ये डिटेल ये आपके सिलेबस में उतना है नहीं, बस आप गति के तीनों याद रखो। जो गति का दूसरा समीकरण है वो है आपका समय स्थिति, इससे आपको विस्थापन का पता चलता है, ut + ½ at², जिसमें u जो है वो प्रारंभिक गति और t आपका समय और a है आपका त्वरण और t तो समय है ही। तो इससे आप निकाल सकते हो दूरी, जब आपको प्रारंभिक वेग और समय दिया हो। फिर तीसरा समीकरण जो है वो अगर हम देखें तो वो है आपका v² = u² +
2as। तो ये वेग स्थिति संबंध बताता है, इससे आप दूरी निकाल सकते हो, त्वरण निकाल सकते हो अगर आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग गिवन है। तो ये टोटल 3 आपके समीकरण थे और इन तीनों समीकरण के हिसाब से आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक आएगा ही, ये आप ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो आपका आता है s = ut + ½ at²। इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक ना एक आएगा ही आएगा। जैसे यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगर कि एक मोटर कार विराम अवस्था से चलकर, तो विराम अवस्था है तो u कितनी हो जाएगी 0, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो ये आपको त्वरण दे दिया है a की दर से 4 मिनट तक चलती है, तो ये आपका हो गया t। तो मोटर द्वारा तय की गई दूरी, तो s = क्या होता है, s = ut + ½ at²। तो इस केस में अगर हम देखें तो t जो है वो आपको 4 मिनट दिया है, तो इसको सेकंड में निकाल लो, तो t हो जाएगा आपका 240 सेकंड। अब आसानी से देखो, u तो 0 है तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, हाफ a है आपको 0.1 और ये है इधर आपका 240 और फिर 240, क्योंकि t² है ना, तो ये 2 से अगर आप काटते हो तो ये हो जाएगा आपका 120। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो देखो 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 4 28, ठीक है। यहाँ आप 2 जीरो लगा दो, लेकिन एक पॉइंट बाद आएगा, तो 2880 मीटर जो है वो दूरी तय होगी। तो अब आपको अगर देखो तो 2.88 किलोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो एक समान वृत्तीय पथ में जब एक समान गति से विचरण करता है तो उसको कहते हैं हम एक समान वृत्तीय गति। इसमें जो v है, जो आपका वेग है, वो होता है 2πr, जो टोटल दूरी तय होती है वो 2πr/t। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये आपका पहला चैप्टर था। इस तरह से फर्स्ट जो गति वाला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर देखते हैं। अब हमारा बल तथा गति के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने पढ़ा। तो 3 गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो बल है वो क्या होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण, F = मास × एक्सेलरेशन, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। बल 2 तरीके के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित जो है उसमें परिणामी बल जो है वो 0 होता है, असंतुलित में परिणामी बल 0 से ज़्यादा होता है। फिर है न्यूटन के 3 गति के नियम होते हैं। पहला नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, और जड़त्व के माप को हम कहते हैं द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के प्रतिरोध का गुण। दूसरा नियम होता है F = मास × एक्सेलरेशन। बल संवेग P होता है आपका मास × वेलोसिटी, और मात्रक जो है संवेग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम, कि कुल संवेग जो है वो स्थिर होता है। और इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, कि प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको हम कहते हैं न्यूटन का तीसरा गति का नियम। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो बल जो है, बल क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। तो बल किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई खींचते हो या धक्का देते हो, तो कोई भी खिंचाव या धक्का देना, पुल और पुश, किसी भी चीज़ के ऊपर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, बल। और बल के प्रभाव क्या होते हैं, ये 3-4 प्रभाव आपको दिए हुए हैं, इसमें से 2 आपको पूछ लिया जाता है कि कम से कम 2 प्रभाव बता। तो बल किसी वस्तु को क्या करता है, गतिशील बनाता है। स्थिर है तो उसको गतिशील बनाता है। जैसे फुटबॉल से आपने धक्का मार दिया फुटबॉल को पैर से, गतिशील वस्तु को स्थिर करता है। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाया आपने, बल लगाया, गाड़ी रुक जाती है। फिर गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे अगर आपको किसी ने बॉल मारा और आपने बैट से उसकी दिशा बदल दी, तो ये हो गया गतिशील वस्तु की दिशा बदल गई। इसके वेग में परिवर्तन आ सकता है, या तो त्वरण हो सकता है या कम हो सकता है। और आकृति और आकार में भी परिवर्तन, जैसे हथौड़ा मार के आपने किसी चीज़ को तोड़ दिया तो उसकी आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से ये बल के प्रभाव होते हैं। फिर है बल के 2 प्रकार, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल जब दोनों दिशा से समान बल हों और वो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, और परिणामी बल जो है वो 0 हो जाता है। जैसे रस्साकसी में जब दोनों टीमें बराबर की ओर खींच रही होती है तो उस समय जो बल है वो क्या होता है, संतुलित बल। जब तक संतुलित बल लगेगा तब तक परिणामी जो बल है वो 0 होगा, और किसी भी दिशा में जो है वो गति नहीं होगी। ये आप ध्यान रखना।
अच्छा, ये आप ध्यान रखना, संतुलित बल जैसे हमने कहा कि इसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता और यह समान परिमाण का होता है, इसलिए विपरीत दिशाओं में होता है, इसीलिए कोई भी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता और ये वस्तु की आकृति और आकार में लेकिन परिवर्तन कर देता है। फिर है असंतुलित बल। अच्छा, ये उदाहरण जैसे दिया है, फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशा में बल लगाएं तो गुब्बारे की आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन हो सकता है। फिर है जब किसी वस्तु पर अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस वस्तु को हम कहते हैं असंतुलित बल। और असंतुलित बल, जो बल के प्रभाव होते हैं वो आमतौर पर असंतुलित बल के कारण ही होता है, जैसे वस्तु को गतिशील करना, वस्तु के वेग को बढ़ाना, वस्तु के वेग को कम करना, वस्तु को स्थिर करना, आकृति और आकार में परिवर्तन, ये सारे असंतुलित बल के कारण ही हो पाता है। उसके बाद गति के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गैलीलियो ने अपने प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकाला था कि गतिशील वस्तु से रिलेटेड, इसमें कि जब तक स्थिर या नियत वेग से गति करेगी, जो गैलीलियो ने क्या बताया कि जब कोई गतिशील वस्तु गति करती रहेगी तो तब तक गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और प्रायोगिक रूप से यह असंभव है, क्योंकि कभी भी जो वस्तु पर शून्य बल असंतुलित हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर्षण, वायु दाब और अन्य तरह के कई बल वस्तु पर लगते रहते हैं। तो इसी से न्यूटन ने भी प्रभावित होकर गैलीलियो के सिद्धांत को अध्ययन किया और फिर वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन करके 3 नियम उन्होंने निकाले। तो पहला जो नियम है, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम या जो उसको हम क्या कहते हैं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और एक समान रैखिक अवस्था में है तो उसी में रहना चाहेगा, और तब तक बनी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और इसका कारण जो है, जैसे उदाहरण दिया है कि अगर कोई विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई बाहर से उसको, जैसे एक बॉल रखा हुआ है आपका, तो वो बॉल तब तक मूवमेंट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर आप मारोगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार, और अगर कोई गति कर रहा है तो वो तब तक गति करता रहेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। तो सभी वस्तुएं अपनी जो अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहती हैं और परिवर्तन का विरोध करती हैं, और किसी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल लगता है। तो ये है आपका जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम के उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं आपके, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बस में अगर आप खड़े हो और अचानक बस चलने लगे तो पीछे की तरफ आप चले जाते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों विराम अवस्था में हैं, और जैसे ही बस चलती है तो बस तो चलने लगी, लेकिन व्यक्ति जो है वो, उसका पैरों में तो गति आ गई पर शरीर जो है वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, तो इसी कारण से व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके बाद यही सेम कारण से अगर आप चलती हुई बस है, चलती हुई बस में ब्रेक लगता है तो अब बस रुक गई है, पैर रुक गई है, लेकिन जो शरीर का ऊपरी भाग है वो तो चल रहा है, तो इस कारण से जो है वो आगे की तरफ व्यक्ति गिर जाता है, ठीक है। तो अचानक से ब्रेक लगने से बस की गति कम होती है, रुक जाती है, तो पैर भी विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर आपका गति अवस्था में रहता है, इसीलिए आप आगे की तरफ गिरते हो। और तीसरा है, गीले कपड़ों को भी तार से सुखाने से पहले बहुत कई बार झाड़ते हो कि पानी की बूंदें नीचे चली आए, क्योंकि क्या होता है कि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विराम अवस्था में ही रहती है, और इस वजह से वो कपड़ों से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो तेज़ गति से जब आप झटका मारते हो तो अगर बहुत सारे कैरम बोर्ड के जो हैं वो गोटियां हैं तो बस नीचे वाली जो है वो निकलती है और बाकी सब एक समान रह जाती है, क्योंकि नीचे वाले को गति प्रदान होती है, बाकी सब विराम अवस्था में रहना चाहती है। और इसी कारण से कार में सीट बेल्ट लगाए जाते हैं कि अचानक से अगर ब्रेक लगे तो आप आगे ना चले जाओ। और सेम यही कारण है कि जब आप बस से उतरते हो तो आपको कहा जाता है कि आप सीधे करके उतरो, क्योंकि जब आप उतरोगे तो आपका शरीर तो विराम अवस्था में आ जाएगा, लेकिन बस की गति के साथ जब आप उतर रहे हो तो तुरंत आपका विराम अवस्था में ना आने के कारण जो शरीर है आपका वो गति अवस्था में रहता है और आप तुरंत विराम अवस्था में आना चाहते हो, इस वजह से आप गिरने लगते हो। इसलिए देखा होगा आप कभी बस से नीचे उतरो तो थोड़ी देर आपको दौड़ना पड़ता है, धीरे धीरे आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। तो यही आपका जड़त्व के नियम के कारण होता है। फिर द्रव्यमान या जड़त्व क्या होता है? तो कोई भी वस्तु का जड़त्व कितना अधिक होगा, इस चीज़ का परिमाण जो है वो किससे पता चलता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है।
और द्रव्यमान जो है वो वस्तु के जड़त्व का ही माप होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा और उसको अवस्था परिवर्तन में अधिक बल लगेगा। तो किसी भी प्राकृतिक प्रवृत्ति जब वो अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखीय गति अवस्था में रहता है, जब तक वो वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, तो यही कहलाती है जड़त्व। और एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक है, और यही कारण है कि भारी वस्तु को खींचना या हिलाना कठिन होता है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट आपका है संवेग। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। क्या है संवेग? मोमेंटम जिसे हम कहते हैं। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय रूप से किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट बहुत बार पूछ ली जाती है, तो यूनिट होती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखना। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान का होता है आपका किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो p = m/v, वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का वेग, p = संवेग। इसकी यूनिट जो है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वेग से गति कर रहे हैं, तो उस केस में संवेग किसका अधिक होगा? तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। और अगर कोई हल्की वस्तु बहुत तेज वेग से काम कर रही है तो उसका संवेग अधिक होगा, और इसी कारण यह वस्तु किसी से टकराने पर ज़्यादा चोट पहुँचाती है। जैसे बंदूक की छोटी सी गति, जो छोटी सी गोली कितना छोटा उसका द्रव्यमान है, लेकिन अगर स्पीड से आती है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है। अच्छा, अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों की तेज वेग के कारण होते हैं, क्योंकि वेग अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा। अच्छा, विराम अवस्था में किसी वस्तु का संवेग कितना हो जाता है? 0, क्योंकि v की वैल्यू 0 होती है तो संवेग भी 0 होता है। संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये भी हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। फिर ये इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसमें बाकी आप देख लेना। जैसे एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, तो संवेग क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। ठीक है। फिर है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर असंतुलित बल के समानुपाती होता है। कि जैसे हम देखें, अगर द्रव्यमान है m, प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है आपका v, ठीक है, और प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? m/u, अंतिम संवेग हो जाएगा m/v। तो संवेग में परिवर्तन हो गया mv - mu, और इसकी दर मतलब समय अगर हम देखें तो संवेग में परिवर्तन mv - mu और बटे समय हो गया आपका t, तो m कॉमन आ जाएगा v - u/t, तो इससे v - u/t होता है आपका a, तो m/a। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होता है। f जो है वो समानुपाती होता है mv - u/t, और v - u/t जो है वो a के बराबर होता है, जो हमने पहले ही देख लिया है। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, और f = kma, और k अनुपातिक स्थिरांक है, और इसका मान हम 1 रख लेते हैं। तो f की वैल्यू हो जाती है, फोर्स जो है, बल जो है वो होता है मास × एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। बल का SI मात्रक ध्यान रखना है, न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोनों होता है, लेकिन न्यूटन SI मात्रक होता है, और उसका भौतिक राशियों में उसका जो यूनिट है वो होता है, उसकी इकाई जो है या मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम और दूसरे नियम को आपको सिद्ध करना है। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि बाह्य बल अगर 0 है तो कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में रहेगा या गतिज अवस्था में ही बना रहेगा। तो f अगर आप 0 कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? mv - mu, तो संवेग जो है वो समान हो जाएगा। तो f 0 है तो आपका ये देखो ये 0 हो गया, तो v - u = 0, तो v बराबर u हो जाएगा। तो अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो v बराबर u हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो है वो समान हो जाएगा। अगर विराम अवस्था में है तो दोनों 0 ही रहेगा। तीसरा नियम है आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसके जो कुछ उदाहरण है, जैसे सड़क पर चलना, ज़मीन पर व्यक्ति का चलना,
बंदूक का प्रतिक्षेपण, जैसे बंदूक आप चलाते हो तो वो पीछे जाता है, वो कहलाता है बंदूक का प्रतिक्षेपण। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है, ये नाव में आप पानी को पीछे की तरफ करते हो तो नाव आपका आगे की तरफ जाता है। तो ये सारा इसके तीसरे गति के नियम है। रॉकेट का चलना, रॉकेट जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो ऊपर की तरफ भागता है, तो वो भी आपका न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार ही है। तो ये था आपका, अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अब हम करते हैं चैप्टर 3 जो है आपका फिजिक्स का, जो है गुरुत्वाकर्षण। टोटल आपके 5 चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी क्योंकि हमको 1 घंटे में कवर करना है, तो अभी बस हम थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। और जो आपका न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा, तो एक वीडियो में हम एमसीक्यू और एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उन्हीं को लेके आएंगे, ताकि उससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो गुरुत्वाकर्षण ये आपका तीसरा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, उसको आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला सार्वत्रिक नियम, उसके बाद उत्प्लावन बल और गुरुत्वीय त्वरण, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आता है। सार्वत्रिक नियम जो है वो क्या कहता है, आपका बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², जिसमें G गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m जो है वस्तु 1 का द्रव्यमान, m वस्तु 2 का द्रव्यमान m2, और r जो है दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, प्रणोद जो है, और इसको हम दाब भी कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, F/A, P दाब बटे बल, और ये A जो है क्षेत्रफल, और G की वैल्यू होती है Gm/r²। G जहाँ पर जो R है पृथ्वी की त्रिज्या, M पृथ्वी का द्रव्यमान, और G गुरुत्वीय स्थिरांक। ये याद कर लो, आएगा ही आएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। गुरुत्वीय स्थिरांक G की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की घात, 11 नहीं है, 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो 6.68 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जो वेट है, भार जो है वो क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। अब सबसे पहले देखें गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसका जैसे देखें, किसी पत्थर को आप बिना धक्का दिए फेंकते हैं तो एक ऊंचाई से वो पृथ्वी की ओर फिर नीचे आ जाता है, और जब धरती को त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई एक बल जो है उस पत्थर पर लग रहा है, जिसके कारण वो धरती की ओर खिंचा चले आ रहा है, और यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाता है। तो वह बल जो किसी वस्तु को धरती की केंद्र की तरफ खींचता है वह कहलाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो मतलब है कि पृथ्वी पर भी पत्थर भी धरती की ओर आकर्षित करता है, तो यानी कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और इसी को डिस्कवर किया था किसने, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था, जिसे 1687 में बताया गया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी d है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या हो जाएगा, वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल और दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d², या इसके लिए हम स्थिरांक इस्तेमाल करते हैं g, तो m1 m2/d², ये फॉर्मूला हो जाता है। तो जैसे एक वस्तु है m1 m2, इसके बीच की दूरी 2 है आपका d, तो उन दोनों के बीच जो द्रव्यमान का गुणनफल है वो है m1 m2, दूरी है आपका d, तो जो बल है वो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर जब हम यहाँ एक गुरुत्वीय स्थिरांक लेके आते हैं तो F जो है न्यूटन, m किलोग्राम, d आपका मीटर, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बन जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का वो हो जाता है आपका F इज इक्वल टू Gm1 m2/d², जिसमें G जो है वो होता है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक और इसका मान होता है 6.68 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसका मान संसार में हर जगह समान होता है, पूरे ब्रह्मांड में इसका मान 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान है वो समान होता है, और इसीलिए इसे सार्वत्रिक स्थिरांक भी कहते हैं कि इसका मान जो है वो समान होता है, ना ही ये प्रकृति, तापमान या अन्य किसी पर निर्भर नहीं करता। फिर है न्यूटन के गति का तीसरा नियम,
वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। जैसे तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्रिया के लिए बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उसी हिसाब से है कि हर वस्तु इस ब्रह्मांड में दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। तो अगर कोई पत्थर पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो पृथ्वी जब उसे आकर्षित कर रही है तो पत्थर भी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, ठीक है। परंतु आप कहोगे कि सर पत्थर तो नीचे आ जाता है, पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं जाती? तो द्रव्यमान क्योंकि जिसका अधिक होता है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो पत्थर के द्रव्यमान के अनुपात में बहुत अधिक है। तो पत्थर का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसके वेग का जो त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जो पृथ्वी का द्रव्यमान है अधिक होने के कारण उसका त्वरण जो है वो होता है 1.65 गुना 10 की घात यहाँ 24 आएगा प्लस 24 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पृथ्वी का जो त्वरण है, द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका त्वरण कम हो जाएगा। हाँ, तो इतना कम होगा कि अनुभव हो ही नहीं सकता, ये -24 ही आएगा, ठीक है। जैसे फोर्स बराबर है, एक का द्रव्यमान अधिक है तो त्वरण उसका कम होगा, जिसका त्वरण अधिक होगा उसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका त्वरण कम होगा, क्योंकि फोर्स बराबर रखना है, ठीक है। तो इतना कम हो जाता है, इस कारण से कोई भी अनुभव नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण का नियम का महत्व क्या होता है? ये हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। आप सोचा होगा आपने, पृथ्वी इतनी तेज गति से मूव करती है, हमको पता भी नहीं चलता और हम क्यों नहीं गिर जाते? तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमको बांध कर रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी इसी कारण से होती है। फिर उसके बाद सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा जो आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। मुक्त पतन, फ्री फॉल क्या होता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो नीचे गिरना प्रारंभ करता है, तो उसको हम कहते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है और वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जो गिरती है उसी को हम कहते हैं मुक्त पतन। अच्छा, मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह पृथ्वी की तरफ गिरती है और वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। अच्छा, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में जो परिवर्तन या त्वरण है वो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, और उसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वही है जो है त्वरण का मात्रक। जी का भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका क्या नाम होता है? तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लगन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अच्छा, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? तो अब अगर हम देखें कोई भी पिंड है उस पर लगने वाला बल है GME। ME का मतलब मास ऑफ अर्थ और इंटू m/r²। तो ME है पृथ्वी का द्रव्यमान, m है पिंड का द्रव्यमान, r है पृथ्वी की त्रिज्या, f है। F बल लगने के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? F = m × g। तो m × a हमने लिखा था ना, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो यहाँ त्वरण है तो m × g के बराबर हो जाएगा। तो जब m × g के बराबर रखेंगे तो m से तो m कट गया, तो जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू हो जाएगी GME/r² के बराबर। और ये तीनों तो फिक्स है, क्योंकि धरती का मास भी, द्रव्यमान भी फिक्स है, त्रिज्या भी फिक्स है और जी की वैल्यू भी फिक्स है। तो जब तीनों फिक्स वैल्यू को हम रखते हैं, अच्छा, जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 और पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो जब सभी वैल्यू को रखते हैं तो आंसर जो जी का आता है वो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में गुरुत्वीय स्थिरांक जो है ये फॉर्मूले में आ जाता है, स्मॉल g = कैपिटल G ME/r², ठीक है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो कैपिटल G का मान होता है 9.8 और स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो कैपिटल G है उसका मान होता है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी पर इसका मान अलग होगा, चंद्रमा पर इसका मान अलग होगा, लेकिन जो कैपिटल G है गुरुत्वीय स्थिरांक, ये हर जगह समान होती है। मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर को एक मीनार की चोटी से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? तो अगर हम देखें
तो गैलीलियो ने क्या बताया कि यह गलत है कि हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु पृथ्वी पर जल्दी पहुंचता है। दोनों को एक साथ गिराया जाए तो जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करेगा, और अगर हम देखें तो इस केस में एक ही समय पर पृथ्वी पर ये पहुंचेंगे, क्योंकि वो उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होगा। ये आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये आप ध्यान रखना, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख सकते हो। आप 2 बॉल ले लो मान लो, और 2 समान आप बॉटल ले लो, एक में आधा पानी भरो, एक में पूरा पानी भरो, और एक ऊंचाई से अगर आप गिराओगे तो देखो दोनों समान समय में धरती की ओर गिरेगा, अगर समान समय में छूटेगा। उसके बाद ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित परिमाण को हम द्रव्यमान कहते हैं, और जड़त्व का माप होता है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। भार क्या होता है? अच्छा, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, m से दर्शाया जाता है, और किसी स्थान पर द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। भार कहते हैं हम कि वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी का जो बल है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। पृथ्वी का त्वरण होता है g। तो पृथ्वी का जो किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा? उसका मास इंटू जी, तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी। और पृथ्वी द्वारा आरोपित बल को हम कहते हैं भार, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी, और इसकी SI मात्रक होती है न्यूटन। 1 किलोग्राम भार का 1 किलो भार का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम वेट का मतलब है, और न्यूटन से क्या संबंध है? तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्राम। तो m अगर 1 किलोग्राम है, g 9.8 है, तो इसका जो आपका भार है वो कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो पृथ्वी का वह गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगता है उसको हम न्यूटन में कितना हो जाता है? 9.8 न्यूटन के बराबर। द्रव्यमान और भार में अंतर बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा कहलाता है द्रव्यमान, और भार होता है गुरुत्वीय बल से, जिस बल से पृथ्वी की ओर कोई वस्तु खिंची चली आती है उसको हम कहते हैं उसका भार। और वस्तु के द्रव्यमान की माप वस्तु के जड़त्व के माप से करते हैं, और भार जो है वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इसकी इकाई होती है किलोग्राम, इसकी इकाई होती है न्यूटन। ये तीसरा डिफरेंस है इसका, दिया हो तो हाँ दिया हुआ है। तो अच्छा, द्रव्यमान जो है वो समान रहता है, भार अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। द्रव्यमान जो है वो भौतिक तुला द्वारा करते हैं, भार का माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। फिर है ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, और g का मान शून्य होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका g का मान शून्य होने पर परिवर्तन आता है। एक हमने पढ़ लिया, इसका यूनिट जो है किलोग्राम, इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन। फिर है g को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको पता है पृथ्वी जो है एक पूर्ण गोला नहीं है, तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है। जैसे आप ध्रुव पे देखें तो उसकी त्रिज्या कम होती है, जैसे जैसे आप इक्वेटर बीच में आओ तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। तो g का मान ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर g के मान को लगभग स्थिर मान लेते हैं, लेकिन ध्रुव पर g की वैल्यू जो है वो अधिक होती है, और विषुवत पर g की वैल्यू कम होती है। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण समीकरण ये होता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र से इतनी किलोमीटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, और पृथ्वी के केंद्र से 12,000 किलोमीटर की दूरी हो गई 2r। तो जब आप निकालोगे तो इस तरह से जब वैल्यू रखोगे तो g1/g2 हो गया 4/1। तो g1 के जो g1 हो गया आपका 4g2, या g2 हो गया आपका g1/4। एक आपका जो हम निकालते हैं वो 9.8 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/4 होगा। तो जितनी दूरी अधिक होगी त्वरण का मान उतना ही कम होगा। अच्छा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6। अगर आपका यहाँ पर भार जो है वो 120 किलोग्राम है मान लो, तो 120 न्यूटन। तो आपका फिर चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 मतलब आपका 20। और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपका ये है आपका पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है, और चंद्रमा पर लगने वाला बल आपका ये हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का त्रिज्या। तब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल जो आंसर आता है वो कितना आता है? 6। तो इसका आपको पता है, इसका सही आंसर आ जाता है 1/6। तो इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6
6 है। द्रव्यमान समान रहता है, भार में अंतर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रणोद या दाब। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ एक बार आ जाता है कि अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु लगातार पृथ्वी की ओर कैसे गति करती है। तो जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, वो हम कैसे करते हैं, तो ये गुरुत्वीय बल के कारण, जो जैसे जैसे पृथ्वी जो है कि सतह के साथ अधिक वक्र हो जाती है, तो पृथ्वी को गोलाकार होने के कारण उसकी सतह तक आने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और आरंभिक का चाल का मान एक निश्चित मान से अधिक हो तो वस्तु लगातार गिरती जाएगी, लेकिन पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी, और ऐसे में वो चारों ओर घूमती रहती है। फिर है प्रणोद तथा दाब, जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट और प्रेशर। तो प्रणोद क्या होता है, जैसे ये है आपका मान लो, तो इस पर लंबवत जो बल कार्य करती है वह कहलाती है प्रणोद या थ्रस्ट, और दाब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल या प्रणोद को हम कहते हैं दाब। दाब होता है आपका प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आप निकाल सकते हो। दाब का मात्रक जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक होता है बल का एसआई मात्रक अपन क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एनएम की पावर -2, ये दाब का एसआई मात्रक होता है। लेकिन दाब का एसआई मात्रक जो हम इस्तेमाल करते हैं होता है पास्कल, इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 पास्कल का पूछा जा सकता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, लगाया गया बल और सतह, क्योंकि आपका जो दाब है, जो प्रेशर है, वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हो गए लगाया गया बल और सतह का क्षेत्रफल। इसीलिए जो ऊंचे भवनों के आधार के नींव जो हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि भवन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े। या जो आप देखते होगे चाकू जो है, उसको हम बहुत, उसके धार को बहुत पैना कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि वो कम क्षेत्रफल रहेगा तो बल अधिक लगेगा। तो इस तरीके से, या जो बैगों के स्ट्रैप्स हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि आपके कंधों के ऊपर भार जो है, वो दाब जो है वो कम से कम लगे। उसके अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सभी द्रव और गैस जो है वो तरल कहलाती हैं, क्योंकि वो सभी दिशाओं में दबाव लगाती हैं। फिर उत्प्लावन, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्प्लावन, जिसे हम कहते हैं बुओयंसी, कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, और वस्तु को नीचे की ओर, और वह तरल जो है, अब जो वस्तु है वो तो नीचे की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाता है, लेकिन जो तरल है वो उसको ऊपर की ओर धकेलता है। तो जो ऊपर की ओर जो बल लगता है, तो उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ कार्य करता है, और ये उस तरल के द्वारा लगाया जाता है, और यह बल के परिमाण, द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अधिक होता है उत्प्लावन बल से। अगर ऐसा हो तो वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जो गुरुत्वीय बल खींच रहा है और जो नीचे से बल लग रहा है वो अधिक है, नीचे से जो बल लग रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, वो जो नीचे की ओर खींच रहा है वो अगर अधिक है, और जो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला, जैसे मान लो एक वस्तु है, अब एक इसको ये खींच रहा है और यहाँ से भी एक बल लग रहा है, ये अगर खींचने पानी के अंदर है मान लो ये, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण अगर अधिक है, गुरुत्वीय बल अधिक है और जो उत्प्लावन बल है वो कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा और डूब जाएगा। अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल कम है और उत्प्लावन बल अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु तैरेगी। यही कारण है कि लोहे की कील जो है वो डूब जाती है, लेकिन पानी का जहाज जो है पानी की सतह पर तैरता रहता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत के भी बारे में। अब एक होता है आपका घनत्व। अभी आएगा आपका आर्किमिडीज सिद्धांत। फिर एक घनत्व। घनत्व क्या क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन द्रव्यमान जो है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं घनत्व को। वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है वो आयतन होता है आपका। फिर उसके बाद अगर हम देखें, घनत्व का एसआई मात्रक होता है, हमने कहा द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये हो जाता है आपका। फिर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, तो वस्तु ऊपर की तरफ एक
बल को अनुभव करती है और यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसको अच्छे से रट लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग क्या होता है? यह पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में उपयोगी होता है और जलयान और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में मदद करता है। दुग्ध मापी, जो दूध को प्योरिटी को मापते हैं, या हाइड्रोमीटर, ये भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बस देख लेते हैं। जैसे ईंट का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है, विमाएँ हैं 20 × 10 × 5 सेंटीमीटर और फर्श पर लगने वाले दाब की गणना करनी है। दाब क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कैसे निकालेंगे? ये आपका 2.5 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जी से, तो ये हो जाएगा 24.5 न्यूटन। और विमाएँ कितनी है? इतनी। इसको मीटर में करो पहले आप। तो अब लेकिन जो फर्श पर जो सतह पर आई हैं वो तो सिर्फ यही दोनों होंगी, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 10 × 5। तो इसको मीटर में कह दो 0.1, इसको कह दो 0.05, तो 0.005 मीटर स्क्वायर। और दाब होता है आपका बल अपॉन क्षेत्रफल। बल आपने निकाला 24.5 अपॉन में क्षेत्रफल 0.005। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है, अब अगर इस तरह से सतह हो, 20 और 5 वाली सतह हो तो 0.01 और ये आ जाएगा। 20 और 10 वाली सतह हो तो आप जो है जो क्षेत्रफल है वो 0.02 और दाब इतना हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों आप निकाल सकते हो। तो अब 3 चैप्टर हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। बचे आपके 2 चैप्टर्स जिसमें कार्य और ऊर्जा, और एक और है आपका जो ध्वनि। तो ये 2 चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 1 घंटे के लगभग हो गई है वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तब तक आप इसका रिवाइज कर लो। फिजिक्स के 2 पार्ट में हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और बायो भी आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाया जा सके। तो तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।